PIH और प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही उठाया हुआ है, जिसमें से पूछा गया था डेफिनेशन PIH की पूछी गई थी, साइन सिम्टम प्री एक्लेम्सिया का पूछा गया था 5 मार्क्स में, और नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा गया था प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया का 4 मार्क्स में। ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो PIH की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ hypertension to the extent of 140/90 mmHg or more with proteinuria after the 20th week of a previously normotensive and normoproteinuric woman। ये कह रहा है डेफिनेशन कि जो PIH होता है ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है, मतलब इसमें हमारी बॉडी के जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके बॉडी के कई सारे जो सिस्टम होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। किस वजह से? किसके डेवलपमेंट की वजह से? हाइपरटेंशन के डेवलपमेंट की वजह से। और हाइपरटेंशन कितना हो जाता है? 140/90 mm of Hg। लेकिन ये हम तब कहेंगे उसको कि उसको PIH है जब ये हमारा 140/90 mm Hg का जब हम BP उसकी चेक करेंगे, ये कितनी हमारी मतलब 2 एपिसोड में होगी। ठीक है, एक बार में ही फीमेल अगर आती है और उसका 140/90 mm Hg BP है तो हम तुरंत नहीं कहेंगे, उसका 2 एपिसोड में होना चाहिए। और हर मतलब ये 2 एपिसोड 4 आवर्स के अंदर होने चाहिए। मतलब पहले फीमेल जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो OPD में आई, हमने उसका BP मेज़र किया तो 140/90 है या इससे एक्सीड है। फिर हमने 4 घंटे बाद फिर से देखा, फिर से सेम चीज़ है, देन हम कहेंगे कि उसको क्या है, PIH है। तो PIH एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है जो कि डेवलप होता है किसकी वजह से? हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन कितना हो जाता है इसमें? 140/90 mm Hg या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है। और साथ में उसको प्रोटीनूरिया की कंप्लेन होती है, मतलब यूरिन में प्रोटीन आता है। और ये कंप्लेन कब होती है? 20th वीक के बाद। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 20th वीक के पहले है तो उसको हम PIH नहीं बोलेंगे, तब हाइड्रेटिफॉर्म मोल हो सकता है या अदर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाइड्रेटिफॉर्म मोल में ऐसा केस देखा जाता है। तो अगर ये जो PIH होता है ये 20th वीक के बाद ही डेवलप होता है। और किस में डेवलप होता है? प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव एंड नॉन प्रोटीन्यूरिक वुमेन, मतलब वो वुमेन जिसको पहले मतलब प्रेगनेंसी के पहले जो उसका BP था वो नॉर्मल था, मतलब 20th वीक के पहले जो उसका BP था वो नॉर्मोटेंसिव थी, मतलब BP नॉर्मल रहता था। और 20th वीक के पहले उसकी यूरिन में कोई भी प्रोटीन नहीं आता था। तो ये हमारे PIH की क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का हो गया। फिर पूछा है प्री एक्लेम्सिया का साइन एंड सिम्टम। ठीक है, तो देखिए प्री एक्लेम्सिया 2 टाइप के होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसका क्या होता है? साइन एंड सिम्टम। प्री एक्लेम्सिया को हम डिवाइड करते हैं 2 में। ठीक है, क्लासीफाई करते हैं। तो एक होता है माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, एक होता है सीवियर प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, तो जो माइल्ड प्री एक्लेम्सिया होता है उसमें क्या होता है? जो BP होता है वो कितना एक्सीड कर जाता है? 1। हमने पढ़ा था PIH में जो क्या कहते हैं जो BP होगा वो कितना होगा? या तो 140/90 से के बराबर होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा। तो माइल्ड प्री एक्लेम्सिया में क्या होगा? 140/90 से तो ज़्यादा होगा, ठीक है, बट 160/90 से कम होगा। ठीक है, लेकिन जो सीवियर प्री एक्लेम्सिया होगा उसमें BP जो होगी उसकी मतलब हाइपरटेंशन होगा वो हमारा 160/90 से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए ये क्या है? कंडीशन सीवियर कंडीशन है। प्रोटीनूरिया दोनों में प्रेजेंट होगा, मतलब यूरिन में दोनों में मतलब चाहे सीवियर प्री एक्लेम्सिया हो चाहे माइल्ड, यूरिन दोनों केस में ही यूरिन में प्रोटीन आएगा। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें साइन ऑफ इंड ऑर्गन डैमेज एब्सेंट होगा, मतलब इंड ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। लेकिन सीवियर प्री एक्लेम्सिया में इंड ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट इंड ऑर्गन डैमेज का इन्वॉल्वमेंट होगा। अच्छा, प्रोटीनूरिया अगर हम देखें तो कितना होगा? 24 आवर की यूरिन में 30 mg, याद रखना mg से ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होगा जब हम 24 आवर का यूरिन एनालिसिस कराएंगे।
तो अब हमको देखना है कि साइन ऑफ इंड ऑर्गन डैमेज क्या होता है, ठीक है। तो पहले वाले अगर हमारा 5 मार्क्स में पूछा है तो सबसे पहले हमको इस तरह से क्लासीफाई करके फिर उसके माइल्ड और सीवियर को डिस्क्राइब करना है, और उसके बाद हम देखेंगे जो साइन ऑफ इंड ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब इंड ऑर्गन डैमेज का क्या मतलब होता है, उसके क्या क्या साइन होते हैं। तो इसको हम इस तरह चार्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और या फिर क्या कर सकते हैं, एक हम डायग्राम बनाएंगे एक प्रेग्नेंट लेडी का, और उसमें पहले हम माउथ की तरफ दिखा देंगे, फिर क्या कहते हैं यूरिन की मतलब किडनी दिखा देंगे जिसमें से यूरिन आउटपुट दिखा सकते हैं। इस तरह से भी बना सकते हैं, और मतलब लंग्स की तरफ हम सिंबल करके दिखा सकते हैं एरो करके, तो उस तरह से भी बना सकते हो और इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। 5 मार्क्स में अगर पूछा गया है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन ऑफ इंड ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है कि जो यूरिन था, यूरिन से हमारा क्या लॉस हो रहा था, प्रोटीन यूरिया हमने पढ़ा था, है ना, प्रोटीन यूरिया पढ़ी थी। तो उसमें क्या लॉस हो रहा था हमारा यूरिन में हमको पता है, अरे यूरिन में क्या लॉस हो रहा था, प्रोटीन लॉस हो रहा था। प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन लॉस हो रहा था, एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है। और हमको पता है जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है ये हमारी बॉडी में कौन सा काम करता है, ये स्पंज की तरह काम करता है। स्पंज जैसे स्पंज होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, कि H2O मतलब वाटर, ठीक है। वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी में। एल्बुमिन प्रोटीन मतलब मेंटेन रखता है कि कहाँ पे पानी की ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है। तो जब एल्बुमिन लॉस होने लगता है हमारी बॉडी से तो क्या होता है, तो उसकी वजह से जो हमारा वाटर है इसको जहाँ पे होना चाहिए, है ना, मतलब इंट्रा सेलुलर में होना चाहिए, तो तुम्हारा ये इंट्रा सेलुलर से कहाँ चला आता है, इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में चला आता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, उसकी वजह से इडीमा हो जाता है। तो ये जो है एल्बुमिन के लॉस होने की वजह से पल्मोनरी इडीमा भी हो जाता है। अब इडीमा तो बॉडी में कहीं भी हो सकता है, इडीमा मतलब एबनॉर्मल फ्लूइड अकोमुलेशन, तो इडीमा तो कहीं पे भी हो सकता है ना। तो जब ये पल्मोनरी में हो जाता है इडीमा तो उसकी वजह से क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। अब हमने अब देखो प्रोटीन यूरिया हम देख ही चुके हैं कि अगर प्रोटीन यूरिया आ रहा है दैट मीन्स कि ये जो प्री एक्लेम्शिया है, सीवियर प्री एक्लेम्शिया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, किडनी डैमेज भी हो रहा है। और किडनी डैमेज हो रहा है तो यूरिन आउटपुट ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 30 ml/h से कम हो जाएगा, ठीक है। यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, जो प्लेटलेट होगा वो रिड्यूस होकर के मतलब 1 लाख से कम हो जाएगा, लेस देन 1 लाख, तो लेस देन हो जाएगा 1 लाख रिड्यूस प्लेटलेट। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर प्लेटलेट रिड्यूस हो जाएगा तो पटीकी भी दिखाई देंगे बॉडी में, और बॉडी में मतलब पटीके मतलब चकत्ते दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरनली क्या कहते हैं, ब्लीडिंग होने लग जाएगी। ब्लीडिंग जब इंटरनल होगा तो वही चकत्ते मतलब पटीके हमको दिखाई देगा। और जो साइन ऑफ इंड ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट में क्या होगा, जो लिवर एंजाइम होगा वो बढ़ जाएगा, बढ़ के कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और जो सीरम क्रिएटिनिन है, ऑब्वियसली बात है किडनी हमारा डैमेज हो रहा था ना, तो उसकी वजह से सीरम क्रिएटिनिन कितना हो जाएगा, ये बढ़ करके 1.1 mg/dl से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मोर देन 1.1 mg/dl। और जो यूरिक एसिड है ये भी बढ़ जाएगा, कितना, मोर देन 4.5, ठीक है, मोर देन 4.5 mg/dl। यूरिक एसिड भी ये भी बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद रैपिड वेट गेन होगा, क्यों, क्योंकि स्वेलिंग हो रही है ना। और ये पर्टिकुलरली कहाँ पे होगा, फेस पे होगा और हैंड्स में होगा। और इपीगैस्ट्रिक पेन होगा, ये इपीगैस्ट्रिक पेन क्या कहते हैं, ये खैर इसके नीड नहीं है, मतलब ये समझ लो जो लिवर होता है, लिवर का जो कैप्सूल होगा उसमें स्ट्रेच की वजह से इपीगैस्ट्रिक पेन होने लगेगा, ठीक है। फिर विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस में डिप्लोपिया होगा, मतलब दो चीज़ें दिखाई देंगी। ब्लर विजन होगा, फोटोफोबिया मतलब लाइट में सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सीवियर हेडेक होगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका एमसीक्यू बहुत पूछता है। सीवियर हेडेक होगा मतलब परसिस्टेंट हेड, ऐसा हेडेक होगा कि अगर जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो अगर क्या लेगी, अगर प्रेग्नेंट फीमेल एनाल्जेसिक लेती है तो उससे उसको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, इस लेवल का पेन होगा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कस हमने कर लिया साइन ऑफ इंड ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट।
साइन ऑफ इंड ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के बाद नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का था जो 4 मार्क्स का था। नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा है किसका, प्री एक्लेम्शिया का और एक्लेम्शिया का। देखो दोनों में नर्सिंग मैनेजमेंट अलग अलग होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको माइल्ड प्री एक्लेम्शिया है तब, क्योंकि हमने पढ़ा था प्री एक्लेम्शिया के 2 फॉर्म पढ़े थे, एक हमने माइल्ड प्री एक्लेम्शिया पढ़ा था और दूसरा हमने पढ़ा था सीवियर प्री एक्लेम्शिया। तो जो माइल्ड प्री एक्लेम्शिया था इसमें भी रिवीजन कर लो। हमने क्या देखा था, बीपी 140/90 से तो ज़्यादा होगी, बट 160/90 से कम होती है माइल्ड प्री एक्लेम्शिया में, और सीवियर प्री एक्लेम्शिया में क्या होता है 160/90 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो पहले माइल्ड प्री एक्लेम्शिया का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, यहाँ पे नर्सिंग लिख देना। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट करके ही लिखना इसको। नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले नर्स क्या करेगी, मॉनिटरिंग करेगी, असेसमेंट करेगी। मॉनिटरिंग में क्या, वाइटल साइन इसको रेगुलरली करना है और बीपी दिन में 2 बार उसका लेना ही लेना है। जो प्रेग्नेंट फीटल मॉनिटरिंग करेगी, उसका मूवमेंट भी चेक करेगी फीटस का, और डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी चेक करेगी। अगर ये एब्सेंट होता है तो इसका मतलब कि भाई कॉम्प्लिकेशन आ गया है, या फिर ये +4 में चला जाता है मतलब हाइपर एक्टिव शो कर रहा है, तो भी दैट मीन्स कि हाइपर एक्टिव स्टेट है। ठीक है, फिर यूरिन आउटपुट हमको मेज़र करना है और यूरिन आउटपुट 30 ml/h होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इंटरवेंशन क्या है, फिजिकल जो लिमिट करेगी फिजिकल एक्टिविटी को। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी को लिमिट करेगी, लेकिन इसमें कोई रोल नहीं होगा बेड रेस्ट का, ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखो फिजिकल एक्टिविटी लिमिट है लेकिन बेड रेस्ट नहीं बोला गया है। तो फिजिकल एक्टिविटी लिमिट का मतलब है कि वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको कोई हैवी वर्क्स नहीं करने हैं। ठीक है, तो हैवी वर्क्स नहीं करने हैं, लेकिन बेड रेस्ट नहीं, वो जो अपना डेली रूटीन है, डेली एक्टिविटीज़ है, उसको वो नॉर्मली परफॉर्म करेगी, उसे बेड रेस्ट की नीड अभी नहीं है माइल्ड प्रेक्लेम्शिया में। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हम देंगे, लेकिन कब देंगे, अगर बीपी 150/90 से अबव है। अगर 150/90 से अभी कम है तो फिर हम नर्सिंग मैनेजमेंट से ही उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। और 150/90 2 एपिसोड देन कैन गिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, तो ये नोट्स आप स्क्रीनशॉट लेके बना लो। तो हम क्या करेंगे, अगर 150/90 से ज़्यादा है और 2 एपिसोड में वो भी, तो फिर हम उसको एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, अदरवाइज़ हम नर्सिंग मैनेजमेंट से उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो फिर अच्छा डेफिनेटिव मैनेजमेंट फिर देखेंगे कि डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होगा किसका, माइल्ड प्रेक्लेम्शिया का। ठीक है, माइल्ड प्रेक्लेम्शिया का डेफिनेटिव मैनेजमेंट हम टर्मिनेट करेंगे प्रेगनेंसी को कब, जब 37 वीक से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अभी इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, तो हम उसकी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्म तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, फिर मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगी, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो जाएगी। फिर हमारा माइल्ड प्रेक्लेम्शिया का हमने नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ लिया। अब हमारा है नर्सिंग मैनेजमेंट किसका, सीवियर प्रेक्लेम्शिया का। ठीक है, सीवियर प्रेक्लेम्शिया फिर से वही है, पहले नर्स क्या करेगी, मॉनिटरिंग करेगी, असेसमेंट करेगी। वहाँ पे हम दिन में 2 बार कर रहे थे माइल्ड प्रेक्लेम्शिया में, और सीवियर प्रेक्लेम्शिया में हमको हर 30 मिनट पे उसकी जो है बीपी की मॉनिटरिंग करनी है, यूरिन आउटपुट मेज़र करना है। यूरिन आउटपुट मैंने बता दिया कि 30 ml/h होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूरिन प्रोटीन मतलब यूरिन में प्रोटीन देखेंगे, उसके लिए हम डिपिस्टिक टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद मॉनिटर करेंगे कि कहीं एक्लेम्शिया का तो साइन नहीं दिखाई दे रहा है। डेली वेट मॉनिटरिंग करेंगे, डेली इसलिए करेंगे क्योंकि हमको इससे पता चलेगा कि उसका जो इडीमा है वो अब नॉर्मल हो रहा है, कहीं बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि रैपिड वेट इंक्रीज़ का मतलब है कि सीवियरिटी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, मतलब हम जो नर्सिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं वो उसके ऊपर मतलब इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्री एक्लेम्शिया का सीवियर प्री एक्लेम्शिया की मॉनिटरिंग। ठीक है, फिर हम लैब इन्वेस्टिगेशंस भी चेक करेंगे, जिसमें से हमारा LFT होगा। मैंने बताया था LFT सीवियर प्री एक्लेम्शिया में क्या हो जाएगा, जो लिवर के एंजाइम्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और डबल हो जाएंगे। और सीरम क्रिएटिनिन के बारे में मैंने बताया था, सीरम क्रिएटिनिन 1.1 mg/dl से ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो है कंडीशन वो वर्स्ट हो रही है। और 24 आवर का हमको यूरिन एनालिसिस कराना है। ठीक है, इसमें प्रोटीन हमको एनालाइज करना है।
और फिर उसके बाद फीटल मॉनिटरिंग हफ्ते में 2 बार करानी है, इसमें NST और बायोफिजिकल स्कोरिंग करानी है, ठीक है। फिर ये हमारे क्या हो गए, मॉनिटरिंग और असेसमेंट हो गए नर्सिंग के। फिर अगला हमारा इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन देखो, हमने माइल्ड प्री एक्लेम्शिया में कोई बेड रेस्ट नहीं दिया था, बट ये हमारा सीवियर प्री एक्लेम्शिया है, इसमें क्या है, बेड रेस्ट देना है, ठीक है। एडमिनिस्टर करना है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एज प्रिस्क्राइब्ड। तो देखो इसमें क्या होता है कि PIH में जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है लैबेटोलॉल, ठीक है। लैबेटोलॉल ड्रग ऑफ चॉइस होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्ट लाइन, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, लैबेटोलॉल। और हाइड्रोलाजीन क्या होगी, सेकेंड लाइन, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस। और फिर नेफेडपिन ओरली हमको देना हो, मतलब ओरल भी दिया जाता है। फिर अगला है कि अगर BP हमारा क्या है, अगर उस प्रेग्नेंट लेडी का हमने मॉनिटरिंग की और BP 160/90 से अबव जा रहा है, तो दैट मीन्स उसको इंट्राक्रैनियल हेमरेज का रिस्क बढ़ गया है, तो हमको तुरंत एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को स्टार्ट करने देना है, ठीक है। अब सीवियर प्री एक्लेम्शिया है तो इसका मतलब कि वो एक्लेम्टिक्स अगर स्टेट में चली गई तो उसको क्या आ जाएगा, सीज़र आ जाएगा, ठीक है। तो हमको सीज़र के लिए प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट भी देखना है। तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए एज प्रिस्क्राइब्ड मैग्नीशियम सल्फेट को भी एडमिनिस्टर करना होगा, ठीक है, नर्स करेगी, जिसमें लोडिंग डोज उसको अभी लगेगी एज ए प्रोफाइलैक्सिस ऑफ सीज़र, ठीक है। ये प्रिवेंट करेगा किससे, सीज़र को, क्योंकि अभी सीवियर प्री एक्लेम्शिया, अभी एक्लेम्शिया की कंडीशन नहीं आई है और हमें पता है कि एक्लेम्शिया में ही सीज़र आता है, ठीक है। तो अभी तो एक्लेम्शिया की कंडीशन है नहीं, लेकिन हम सीज़र ना आए उसके लिए पहले से ही प्रिवेंशन कर लेंगे, मतलब प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो लोडिंग डोज मैग्नीशियम सल्फेट का देना होगा। अच्छा, सीवियर प्री एक्लेम्शिया में डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होगा, डेफिनेटिव मैनेजमेंट टर्मिनेट करेंगे प्रेगनेंसी को 34 वीक तक। क्यों, क्योंकि 34 वीक तक जो ब्रेन होता है मतलब CNS होता है, ये क्या होता है, ये डेवलप कर जाता है, ठीक है, डेवलप हो जाता है। और जो लंग्स होता है, लंग्स को हम क्या करेंगे, डेक्सा दे करके लंग्स को मैच्योर कर लेंगे, ठीक है। तो लंग्स तो मैच्योर हो जाएगा, तो इस वजह से हम 34 वीक पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा की वजह से ही क्या होता है, PIH होता है, ठीक है, PIH होता है। तो अब ये सीवियर कंडीशन है, हमें तो मदर को और बच्चे को बचाना है, तो उसके लिए हम प्लेसेंटा को निकालेंगे, और प्लेसेंटा तभी निकलेगा जब क्या निकलेगा, वहाँ से फीटस निकलेगा, ठीक है। तो जो हम फीटस को प्लेसेंटा के साथ निकाल देंगे तो PIH अपने आप सही हो जाता है, ठीक है। तो टर्मिनेट करेंगे 34 वीक पर, क्योंकि तब तक बच्चे का CNS क्या हो चुका है, प्रॉपरली डेवलप हो चुका है। और जो लंग्स है उसको हम डेक्सा से मैच्योर कर लेंगे, ठीक है। डेक्सा दिया जाता है लंग मैच्योरेशन के लिए। फिर उसके बाद डाइट और फ्लूइड मैनेजमेंट करना है, मतलब डाइट में हमको डैश डाइट के लिए बताना है जो मदर होगी, ठीक है। और जो फ्लूइड मैनेजमेंट है, फ्लूइड भी यूरिन इनटेक आउटपुट को भी बराबर मेज़र करना है, और फ्लूइड के लिए भी फीमेल को बताना है, और इमोशनल सपोर्ट भी देना है, क्योंकि PIH के बारे में बहुत ही कम प्रेग्नेंट लेडीज़ को पता होता है। पेशेंट को एजुकेट करना है कि अगर कोई साइन ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, जैसे कि सीवियर हेडेक या ब्लर विज़न, ये सारी चीज़ें हमको उसको मतलब एजुकेट करनी होंगी, ठीक है। और अगर सीज़र आ रहा है तो कैसे हमको प्रिवेंशन करना होगा, मतलब इंजरी से कैसे बचाना होगा, ये सारी चीज़ें भी हम उस प्रेग्नेंट लेडी को और उसके फैमिली को काउंसिल करेंगे, ठीक है। फिर अगला है हमारा मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्शिया। तो हमने अभी क्या देख लिया, एक्लेम्शिया का, प्री एक्लेम्शिया का, माइल्ड प्री एक्लेम्शिया का, और एक्लेम्शिया का हमने माइल्ड प्री एक्लेम्शिया और सीवियर प्री एक्लेम्शिया का हमने क्या देख लिया, मैनेजमेंट देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्शिया, ठीक है, मैनेजमेंट नर्सिंग, और ये नर्सिंग मैनेजमेंट है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट किसका देखेंगे, एक्लेम्शिया का। तो सबसे पहली हेडिंग होगी हमारी इमीडिएट केयर ड्यूरिंग अ सीजर, सेफ्टी मेजर्स। तो अगर उसको देखो, एक्लेम्शिया की कंडीशन ही यही होती है कि जो BP होता है वो 160/90 से ज़्यादा हो जाता है, मतलब सीवियर प्री एक्लेम्शिया होता है, लेकिन साथ में उसको क्या आता है, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक
सीज़र, ठीक है। ये हमारा जो होता है एक्लेम्शिया की कंडीशन में होता है। तो सीज़र से सबसे पहले क्या करेंगे, सीज़र से प्रिवेंट करें, मतलब उसको इंजरी नहीं हो, तो सबसे पहला इमीडिएट केयर क्या होगा एक नर्स का, जो अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसको एक्लेम्शिया की कंडीशन है, तो सबसे पहले अगर वो वार्ड में आती है तो हम क्या करेंगे, उसका जो साइड रेल होगा बेड का उसको अप करेंगे। क्यों, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। क्यों, क्योंकि हमको उसको इंजरी से प्रिवेंट करना है, ठीक है। इंजरी से प्रिवेंट करना है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी। फिर उसका जो एयरवे है उसको हमको मेंटेन करना है, रिमूव करना है सिक्रीशन को और प्रोवाइड करना है ऑक्सीजन, और उसको जो टंग फॉल ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हमको माउथ गैग रिप्लेस करना है, क्योंकि टंग फॉल की वजह से उसका जो एयरवे होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। एयरवे ब्लॉक हो जाएगा, तो एयरवे ब्लॉक हो जाएगा तो रिस्पायरेशन नहीं होगा, इसकी वजह से मतलब रिस्पायरेशन उसका डिक्रीज़ कर जाएगा, साइनोसिस होगी, हाइपोक्सिया होगा और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसकी वजह से हमको माउथ गैग प्लेस करना होगा, और पोजीशनिंग लेफ्ट लैटरल पोजीशन देंगे जिससे वो एस्पिरेट ना करे, ठीक है। फिर सीज़र को कंट्रोल करने के लिए एज प्रिस्क्राइब्ड मतलब मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है सीज़र के लिए क्या, PIH में ड्रग ऑफ सीज़र को कंट्रोल करने के लिए, PIH में सीज़र को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, टू प्रिवेंट सीज़र। लेकिन ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की तरह हम यूज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ किस लिए काम आती है, सीज़र के लिए, ठीक है। ये इसका कोई BP पे असर नहीं करता है, BP से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डोज क्या होती है, अब नर्स कैसे इसका डोज मतलब कैसे इसको लगाया जाएगा, तो इसमें पहला डोज होता है लोडिंग डोज। अगर IV देते हैं तो याद रखना ग्राम में होगा, 4 ग्राम का IV लगेगा लोडिंग डोज और 10 ग्राम का IM, दोनों में से एक लगेगा। IV है तो 4 ग्राम लगेगा, IM है तो 10 ग्राम लगेगा, ठीक है। फिर मेंटेनेंस डोज बटक में लगती है, ग्लूटियल मसल में, और इसमें जो मेंटेनेंस डोज होती है 5 ग्राम, ये याद रखना। IM अगर 10 ग्राम है लोडिंग डोज तो आधा उसका मेंटेनेंस डोज हो जाएगा। जब हम मैग्नीशियम सल्फेट का आप वार्ड में देखना, एक एम्पियोल होता है 2 ml का, 1 ग्राम उसमें मैग्नीशियम सल्फेट होती है, ये उसकी क्या होती है, डोज होती है। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मैग्नीशियम सल्फेट के टाइम, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट को एडमिनिस्टर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एक खतरनाक मेडिकेशन मतलब ड्रग मानी जाती है, ठीक, तो और इसकी टॉक्सिसिटी भी बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे हमने साइकियाट्री में लिथियम पढ़ा है ना, लिथियम की टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी हो जाती है, ऐसी मैग्नीशियम सल्फेट में भी बहुत ध्यान रखना होता है एडमिनिस्टर करते टाइम पे। तो सबसे पहली बात तो मैग्नीशियम सल्फेट हम जब भी एडमिनिस्टर करेंगे तो साथ में हमको इसका एंटीडोट प्रिपेयर करके रखना है। इसका एंटीडोट क्या होता है, इसका एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा हमें साथ में प्रिपेयर करके रखना है। जब तक मैग्नीशियम सल्फेट चल रहा है तब तक एंटीडोट साथ में होना चाहिए, ठीक है। फिर बाकी का नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगा, उसके हम रिस्पायरेटरी रेट को मॉनिटर करते रहेंगे, और रिस्पायरेटरी रेट 12 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम है दैट मीन्स मैग्नीशियम सल्फेट की क्या हो गई है, टॉक्सिसिटी हो गई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 12 से नीचे जाता है तो हम इसको तुरंत स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अगर 12 से नीचे जाता है रिस्पायरेटरी रेट तो इसको हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक। मॉनिटर करेंगे यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से ज़्यादा होना ही चाहिए, ठीक। उसके बाद नी जर्क रिफ्लेक्स ये प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये एब्सेंट है तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो चुकी है। और उसके बाद सीरम मैग्नीशियम लेवल हमको रिपोर्ट देखते रहना है। 6 to 8 mg/dl उसका सीरम का मैग्नीशियम लेवल होना चाहिए। अगर मैग्नीशियम का लेवल मोर देन 8 mg/dl है तो दैट मीन्स कि मैग्नीशियम की क्या हो गई है, टॉक्सिसिटी हो गई है, ठीक। तो ये हमारा हो गया एडमिनिस्टर करते टाइम कुछ बातें ध्यान रखनी है। मैग्नीशियम सल्फेट मतलब एक अलग से 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेट्रिकल ड्रग होती है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा 4 मार्क्स में इतना इनफ है। तो उसके बाद पोस्ट सीज़र केयर में हमको नेक्स्ट, अभी हमने इमीडिएट केयर देखा था, अब सीज़र आने के बाद हमें क्या केयर देनी है, सबसे पहले सेम चीज़
उसके वाइटल्स को मॉनिटर करना है और FHR को मॉनिटर करना है कि मतलब बच्चा जो है वो सही है, मदर की कंडीशन सही है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट्स करने हैं, है ना, नी जर्क रिफ्लेक्स और बाकी के जो रिफ्लेक्सेस हैं, ग्लासगो कोमा स्केल से चेक करना है कि मतलब अल्टर्ड सेंसोरियम, ये सब चीज़ें। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी करना है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी चेक करना है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, अब ये एक्लेम्शिया की कंडीशन थी तो इसमें क्या करना है, इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जाती है। तो इसके लिए हमें डिलीवरी की पूरी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। LR रूम की पूरी क्या करनी है, हमको प्रिपरेशन करनी है, LR रूम की प्रिपरेशन करनी है। ये भी 5 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि LR रूम का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तो ये भी अलग से डिस्कस किया जाएगा। और इसमें जो मोड होगा, देखो इमीडिएट डिलीवरी हम करवाएंगे और मोड क्या होगा, NVD मतलब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। और मेडिकेशन कौन सी एडमिनिस्टर होती रहेगी उसको, मैग्नीशियम सल्फेट और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी एडमिनिस्टर होती रहेगी, ठीक है। और हम उसकी फैमिली को और जो मदर है उसको सपोर्ट करेंगे और काउंसिल करेंगे। तो ये हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन था, जो कि किस में पूछा जाता है, हमारा OBG में पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। मैक्सिमम इसी तरह से क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ज़्यादातर यही पूछा गया है। PIH की डेफिनेशन, प्री एक्लेम्शिया का साइन सिम्टम और उसका मैनेजमेंट, ठीक है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट मैंने बता दिया, नर्सिंग मैनेजमेंट ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इतना 4 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में भी पूछता है तो इतना हमारे लिए इनफ होता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए सही है, ठीक है, तो आप कमेंट में बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।